Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We had already begun with chapter 3, that is Advent of the Europeans, and two parts have already been covered. Portuguese was the last we were covering in the last lecture. तो आज हम आगे देखेंगे. Okay, we will be dealing with Dutch East India Company and English East India Company today. Okay, so let's start. ओके तो डच में आज हम क्या क्या देखेंगे दैट व्हेन डिड दे कम टू इंडिया, देन उनके क्या इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे, देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है दैट इज़ एंग्लो डच राइवलरी. इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो राइवलरी थी उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे. एंड नेक्स्ट कि डच का डिक्लाइन कैसे हुआ. देन वी विल बी डीलिंग विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके तो चलिए डच से स्टार्ट करते हैं फिर हम आज. ओके ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का. बेसिक सा क्वेश्चन है दैट इज व्हेन डिड द डच अराइव इन इंडिया एंड नेम फ्यू डच सेटलमेंट्स इन इंडिया. ओके ओके सो हियर यू कैन सी द नेम कॉर्नेलिस डी ह्यूटमैन. ओके ये पहले डचमैन थे जो सुमात्रा पहुंचे थे. और बंटाम जावा में है, दैट इज़ इंडोनेशिया का ही आइलैंड है. आपको पता है दोनों ही इंडोनेशिया के आइलैंड है, सुमात्रा भी और जावा भी. और बंटाम आपका कहाँ है, जावा में. तो ये 1596 में कहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले इंडोनेशिया पहुँचे हैं. ठीक है. एंड ये जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बेसिकली कुछ कंपनीज़ का अमेलगमेशन था. मतलब 2-3 कंपनीज आके उन्होंने मिलके एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी. ओके यू कैन सी हियर amalgamated many trading companies into the East India Company of the Netherlands. तो अब आपको पता चल गया डच कहाँ से थे. ओके तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ये नहीं लगना चाहिए कि डच कोई अलग से कंट्री है. नीदरलैंड्स के ही पीपल को डच बोला जाता है. एंड आप एक और नाम कभी कभी सुनेंगे विच इज़ योर हॉलैंड. हॉलैंड भी कुछ नहीं है, इट्स नीदरलैंड्स ओनली. ओके सो या कीप दिस थिंग इन माइंड. तो इस कंपनी, ये जो कंपनीज अमालगमेट हो गई एक सिंगल ट्रेडिंग कंपनी में जिसका नाम पड़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको क्या क्या अलाउ किया गया कि आप वॉर्स लड़िए. वॉर्स किस लिए भाई, कॉलोनियल एम्पायर्स बनाने के लिए. ट्रीटीज़ कॉन्क्लूड कीजिए किसके साथ, वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ. टेक पोजेशन ऑफ द टेरिटोरी एंड टू इरेक्ट फोर्ट्रेसेस. बिल्कुल आप वॉर लड़के वहाँ की जहाँ पे भी आप जिस भी कॉलोनी में जा रहे हैं, जिस भी नेक्स्ट कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे वॉर लड़िए, कॉलोनीज़ बनाइए, उनकी टेरिटरीज़ को एक्वायर कीजिए और अपने फोर्ट्रेसेस बनाइए. ठीक है. तो इनको ये सब परमिशन मिल गई थी स्टेट से. किससे, जो नीदरलैंड्स की स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ पे जो भी फॉर्मल और ऑफिशियल गवर्नमेंट थी. ओके चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डच सेटलमेंट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला है कि डच ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है, ठीक है, वो कहाँ पे लगाई है, मसूलीपट्टनम में. और मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है. एंड ईयर है आपका 1605. प्लीज़ ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है. अब अगर आपको याद होगा तो पोर्चुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, कैलीकट में. और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए द ईयर एंड किसने लगाई थी. ओके बिकॉज ये हम पहले भी कर चुके हैं. अब माइंड इट, आपको एक चीज़ और दिखी होगी वहाँ पे जब हमने पोर्चुगीज़ किया था, वहाँ पे लिखा था कि फर्स्ट फोर्ट जो है पोर्चुगीज़ का, फर्स्ट फोर्ट ऑफ द पोर्चुगीज़ दैट वाज कोचीन. तो फोर्ट को और फैक्ट्री को कंफ्यूज नहीं करना है. पोर्चुगीज़ की पहली फैक्ट्री आपकी कैलीकट है, बट उनका पहला फोर्ट क्या था, कोचीन था. ओके चलिए डच पे वापस आते हैं. तो उन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली है. कहाँ लगा ली है, मसूलीपट्टनम में. ईयर क्या है आपका, 1605. ओके देन कुछ और इम्पॉर्टेंट इनकी कहाँ पे सेटलमेंट्स हुए हैं वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट दे बिकेम अ थ्रेट टू द पोर्चुगीज़. ऑब्वियसली एक नई ट्रेडिंग कंपनी आ रही है तो कमोडिटीज़ के ट्रेड के लिए राइवलरी तो होगी, राइट, कंपटीशन होगा. तो पोर्चुगीज़ के लिए वो एक थ्रेट बन गए थे. एंड इन्होंने, डच ने क्या किया, नागापट्टनम या फिर नागापट्टम एक ही चीज़ है. ये मद्रास के पास है, चेन्नई में. ठीक है, दैट इज़ योर तमिलनाडु अगेन. अब मद्रास तो पुराना नेम हो गया इसका, राइट. तो तमिलनाडु में आपका नागापट्टनम या फिर नागापट्टिनम भी आप इसको कहीं कहीं लिखा.
तो इन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया नागापट्टनम को पोर्चुगीज से एंड उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया साउथ इंडिया में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टेरिटरी जो है वो डच ने पोर्चुगीज से कैप्चर की थी, एंड इट वाज योर नागापट्टनम। बाद में इन्होंने और भी कैप्चर्स किए, लेकिन पहला जो है आप जो टेरिटरी बताएंगे दैट इज योर नागापट्टनम। किससे किया, पोर्चुगीज से किया। नागापट्टनम कहाँ है, तमिलनाडु में है। ओके, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इनकी फैक्ट्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका, इन्होंने कोरोमंडल कोस्ट, आपको पता ही है ये आपका, लेट मी शो यू, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो कोस्ट है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज योर कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। देन गुजरात में भी इन्होंने बनाया, उत्तर प्रदेश में बनाया, बंगाल में बनाया और बिहार में बनाया। तो वैसे तो हम क्या है बेसिकली प्रॉपर लोकेशंस देखते हैं, जैसे आप देखोगे कराईकाल लिखा है या चिंसुरा लिखा है, लेकिन आपको स्टेट्स भी पता होने चाहिए ब्रॉडर वे में कि कौन कौन से स्टेट्स में इनकी फैक्ट्रीज थी। तो ये आपके स्टेट्स हैं। ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, फिर आप ये आगे देखेंगे तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश है। ओके, तो आपको स्टेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, देन आते हैं हम 1609 में इन्होंने पुलिकैट में एक फैक्ट्री लगाई है। ओके, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। पुलिकैट कहाँ पे है, पुलिकैट भी आपका तमिलनाडु में है। आपने सुना होगा पुलिकैट लेक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ठीक है, तो तमिलनाडु में इन्होंने पुलिकैट में भी फैक्ट्री लगाई है। उसके बाद इनकी सूरत में फैक्ट्री थी। ये क्रोनोलॉजी भी आपको देखनी है, सूरत में लगाई है। ठीक है, सबसे पहली फैक्ट्री कौन से ईयर में थी इनकी, दैट वॉज योर 1605। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1609 में कहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, पुलिकैट में। उसके बाद आ जाओ, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई है 1616 में। फिर आपका बिमलीपट्टम है 1640 में। मैं अभी आपको सब बताऊंगी लोकेशंस कहाँ पर हैं, पहले आप देख लीजिए। फिर उसके बाद कराईकाल है 1645 में, चिंसूरा है 1653 में, बारानगर है, कासिम बाज़ार है नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर है, पटना है, नागापट्टनम है और कोचीन है। तो ये क्रोनोलॉजी आप थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो हमने शुरुआत की है कहाँ से, हमने शुरुआत की है मसूलीपट्टनम आंध्र 1605 पे, और हमने कहाँ तक देखा है, हमने देखा है 1663 लास्ट इनकी कोचीन की फैक्ट्री है। अच्छा, अब आप ये लोकेशंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लोकेशंस। आपका बिमलीपट्टम जो है दैट इज़ इन योर आंध्र प्रदेश। अगेन आज के टाइम में इसको भीमुनीपट्टम कहते हैं। ओके, देन आपका कराईकाल है, पुडुचेरी, पुडुचेरी की ही टेरिटरी है। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ मुझे बताइए पुडुचेरी की कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, क्योंकि पुडुचेरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहीं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं है। इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंडियन कोस्ट पर। तो प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन सी वो मेजर पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं या टेरिटरीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, देन आपका चिंसूरा, बारानगर और कासिम बाज़ार, ये तीनों आपके वेस्ट बंगाल में हैं। बालासोर आपका उड़ीसा में है और नागापट्टनम आपका तमिलनाडु में, दैट यू सॉ। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज थे। पटना आपको पता ही है बिहार में, एंड कोचीन आपको पता ही है, इट्स इन केरला, टुडे इज कोची। ओके, ठीक है, तो इंडिगो जो मैन्युफैक्चर हो रहा था यमुना वैली में और सेंट्रल इंडिया में, उसका ये ट्रेड कर रहे थे। इंडिगो का हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके ट्रेड के आर्टिकल्स थे इंडिगो, जो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा था, यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में। देन आ जाओ अब टेक्सटाइल्स और सिल्क। टेक्सटाइल और सिल्क बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, जो आपको कहाँ से आएगा, बंगाल से आएगा, गुजरात से आएगा, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल और गुजरात ही ये मेन सेंटर्स थे आपके कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो टेक्सटाइल और सिल्क आपको ऐसे याद रखना है कि बंगाल और गुजरात से आ रहा है और कोरोमंडल से आ रहा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड आर्टिकल है यहाँ पे, विच इज़ योर सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर कुछ नहीं होता है, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज़ करते हैं फूड आर्टिकल्स में, हम एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट पीटर ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बिहार। ये अब ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि बिहार से ये लोग सॉल्ट पीटर ट्रेड कर रहे थे। और ओपियम और राइस ये कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, ये ओपियम और राइस ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी या ओपियम और राइस ये ट्रेड कर रहे हैं आपके गंगा वैली से। मतलब गंगा एरिया, जितना गंगा रिवर का ड्रेनेज है उसमें जो पर्टिकुलर आपके स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तो
उस वहाँ से ये लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, राइस और ओपियम ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बार आप प्लीज़ फिर से देखिए ज़रा आर्टिकल, देखिए क्या क्या है ट्रेड के। पहला है आपका इंडिगो, यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से। देन है आपका टेक्सटाइल्स और सिल्क, बंगाल गुजरात से, कोरोमंडल से। एंड देन है आपका सॉल्ट पीटर बिहार से। एंड देन है आपका ओपियम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली। ओके, सो ये आपके कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ट्रेड के, और हमने ऊपर फैक्ट्रीज और सेंटर्स देखे उनके। अब हम आते हैं एंग्लो डच राइवलरी पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंग्लो डच राइवलरी, एंड इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे प्रोसीड करने से पहले एक बार शॉर्ट में सब बता देती हूँ। आपने क्वेश्चन में देखा था व्हेन डिड द डच अराइव इन इंडिया, ठीक है, एंड नेम फ्यू डच सेटलमेंट्स इन इंडिया। ओके, सो तो जब हम अराइवल की बात करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं है अराइवल कब हुआ। तो हम क्या मानेंगे इसके अराइवल को, जब इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी सेटल की विच वॉज योर 1605। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें कि इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1602 में। ध्यान रखें ये कंपनी बनी 1602 में है, और नीदरलैंड्स में ये कंपनी बनी, ठीक है, 2-3 कंपनी को मिला के बना दिया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये इंडिया में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई है, 1605 में। तो उनके एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ईयर को कंफ्यूज मत करना उनके फर्स्ट फैक्ट्री ईयर के साथ। ओके, यस, एंड या फिर हमने फ्यू प्लेसेस देखे थे आपके यहाँ पे, एंड देन ट्रेड आर्टिकल्स। ओके, चलिए वापस आते हैं एंग्लो डच राइवलरी पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the reasons of early withdrawal of Dutch East India Company from India? हम देखेंगे कि जो डच का जो टाइम पीरियड है ना इंडिया में, वो कंपैरेटिवली अगर हम पोर्चुगीज़ से कंपेयर करें और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करें तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड था इनका इंडिया में। तो हम उसके रीज़न देख लेते हैं, आखिर क्यों इतनी जल्दी इनको इंडिया से जाना पड़ा। तो सबसे पहला तो देखिए, इंग्लिश जो हैं इस टाइम पर आते आते काफ़ी प्रोमिनेंस में आ गए हैं ईस्टर्न ट्रेड। मतलब इन्होंने अपना अच्छा खासा ईस्टर्न ट्रेड, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है वो वेल एस्टेब्लिश कर लिया है। तो ऑब्वियसली अब हम देख ही रहे हैं कि पोर्चुगीज़ के बाद जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज आएंगी या आ रही हैं, उनके साथ अब राइवलरी इन लोगों के बीच में बढ़ने वाली है। तो अब ऑब्वियसली ये जो है ये चैलेंज बन जाएगा टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ डच, ठीक है। डच क्योंकि इंग्लिश से पहले आ गए हैं, तो अब इंग्लिश बाद में आ रही है, तो डच के लिए ये एक तरीके का थ्रेट है। और यही कमर्शियल राइवलरी जो है इन दोनों के बीच में, इंग्लिश के बीच में और डच के बीच में, बहुत जल्दी जो है वो वॉर्स का रूप ले लेती है, फाइट्स का रूप ले लेती है, और बहुत ही सिवियर फाइट्स का रूप ले लेती है। ब्लडी वॉरफेयर इन दोनों के बीच में जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले से ही जो है इंग्लिश में और डच में जो है पहले से ही राइवलरी उनकी चल रही है। उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बिकॉज वी हैव टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। अब क्लाइमैक्स कब होता है, मतलब पीक कब, हद कब हो जाती है, जब इन दोनों की दुश्मनी की हद कब हो जाती है, डच और इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाती है अम्बोयना पे। अम्बोयना आपका आज के इंडोनेशिया में है, ठीक है। वहाँ पे क्या किया डच ने, इन्होंने पोर्चुगीज़, ये अम्बोयना जो है ये इन्होंने कैप्चर किया था पोर्चुगीज़ से 1605 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, अम्बोयना को डच ने किससे कैप्चर किया, पोर्चुगीज़ से। कब कैप्चर किया, 1605 में, ठीक है। अब करते क्या हैं ये लोग, इस अम्बोयना पे ऐसा क्या कांड क्या कर दिया इन्होंने, 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज़ को मार दिया। दे मसैकर्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज़ इन 1623। तो ऑब्वियसली ये एक फिर बहुत बड़ा रीज़न, एक फर्दर रीज़न बन गया एंग्लो डच एनिमोसिटी में, ओके। फिर इसके बाद अब ऑब्वियसली जब राइवलरी बढ़ गई तो वॉर होगा। अब प्रॉपर वॉर होगा, वॉरफेयर तो पहले से ही चल रहा है, अब प्रॉपर वॉर होगा। तो वॉरफेयर जब चल रहा है तो हर वॉर का एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे ना तैसे करके ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 1667 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसके बाद डिसाइड हो गया कि जो डच है इनका क्लेम नहीं रहेगा इंडिया पे। तो इस वॉर के कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है कि ब्रिटिश जो है आपका, वो एग्री करता है कि ठीक है, मैं इंडोनेशिया से अपने सारे क्लेम्स वापस ले लूँगा, क्योंकि इंडोनेशिया में ब्रिटिश भी ट्रेड कर रहे थे पहले से। और डच कहते हैं कि ठीक है, हम इंडिया से रिटायर हो जाएंगे, अगर आप इंडोनेशिया से चले जाओगे हम इंडिया छोड़ देंगे, ठीक है। विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि इंडिया में, अब इंडोनेशिया में डच का फ़ायदा ये था, वो माने इसलिए क्योंकि इंडिया में पहले से ही, इंडोनेशिया में सॉरी,
पहले से ही जो डच हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वहाँ के आर्टिकल्स, वहाँ की कमोडिटी से पहले से उनको ट्रेड करने पर बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इंडोनेशिया की को क्लेम करने की बात को मान जाते हैं और इंडिया से विदड्रॉ करने की बात को मान जाते हैं। और वहाँ पे वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका वो ट्रेड कर रहे हैं, वो है आपका ब्लैक पेपर और स्पाइसेस। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दो इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, इनके ट्रेड से डच को जो है वो प्रॉफिट हो रहा था, कहाँ, इंडोनेशिया से, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट इंडियन कमोडिटीज़ हैं आपकी, जो डच ट्रेड कर रही थी, वो है आपकी सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। ये हमने अभी ऊपर भी देखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ आपकी इंडिया में ट्रेड हो रही थी। कौन ट्रेड कर रहा था? डच ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक पेपर और स्पाइसेस ये लोग इंडोनेशिया से ट्रेड कर रहे थे, और ये जो आर्टिकल्स हैं आपके राइस, ओपियम, सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो, ये इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। और 1667 में क्या हो जाता है, ब्रिटिश और डच के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसमें क्या डिसाइड होता है कि इंडोनेशिया पे क्लेम कौन करेगा, डच, और इंडिया पे क्लेम कौन करेगा, इंग्लिश, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डच का डिक्लाइन कैसे होता है इंडिया में। अब ये पहला रीज़न तो आपको यही मिल गया, क्या मिल गया, कि ये जो 1667 में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, पहला रीज़न आपको यहाँ पे मिल गया कि इनका डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आई एम सॉरी, आप एक्चुअली इस डिक्लाइन ऑफ डच को जो है इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में ही इंक्लूड कर सकते हैं, विच वॉज योर व्हाट वर द रीजंस ऑफ अर्ली विड्रॉल ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ओके, सो नाउ डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ मलय आर्किपेलागो, दैट इज़ वो मलेशिया वाला जो रीजन है आपका और उसके नियर बाय जितने भी आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब इनका थोड़ा डाइवर्जन हो गया इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट, एंग्लो डच वॉर, थर्ड एंग्लो डच वॉर में क्या होता है, दैट सूरत और जो न्यू इंग्लिश सेटलमेंट है बॉम्बे, उसके बीच में कम्युनिकेशंस जो है वो कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश शिप्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में डच फोर्सेस कैप्चर कर लेती हैं। ओके, तो देखिए आपने हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो हमारे कुछ वॉर्स हुए हैं इंग्लिश और डच के बीच में, जिनको हम एंग्लो डच वॉर्स के नाम से जानते हैं। एंड उसमें से जो ये थर्ड आप देख रहे हैं, जो एंग्लो डच वॉर है, जिसका ईयर है 1672 से 74, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, दैट एक बैटल ऑफ हुगली हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। एक बहुत ही फेमस बैटल है जिसको आप बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ हुगली, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नाम से आप जानते हैं। तो ये बैटल हुआ है, एक ही बैटल है, तीन नाम अलग है, प्लेसेस की वजह से वो नाम अलग है, लेकिन बैटल एक ही है, जो हुआ था आपका 1759 में। ये बैटल किसके बीच में हुआ है? ये बैटल हुआ है इंग्लिश के बीच में और डच के बीच में, लेकिन डच को यहाँ पे किसकी हेल्प मिली है, या फिर मैं ये कहूँ ये बैटल बेसिकली आपका हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी, या ये बैटल आपका हुआ है बैटल ऑफ हुगली या फिर बैटल ऑफ चिंसूरा या फिर बैटल ऑफ बेदारा भी हम इसको बोलते हैं। 1759 का बैटल है। चिंसूरा कोलकाता के पास एक जगह है, इसलिए इसका नाम चिंसूरा पड़ा है, ठीक है। और बेदारा भी इसीलिए पड़ा है इसका नाम। इसमें एक तरफ आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ है आपके नवाब ऑफ बंगाल, हु इज़ योर मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र आपके नवाब ऑफ बंगाल हैं इस टाइम पर। इनको डच की हेल्प मिलती है, तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये बैटल इंग्लिश और डच के बीच में हुआ था, लेकिन ये बैटल इंग्लिश और मीर जाफ़र के बीच में भी था, ध्यान रहे। मतलब इंडियन नवाब जो हैं आपके बंगाल के इस टाइम पे, मीर जाफ़र, ये बैटल इंग्लिश और उनके बीच में भी था और प्लस डच के बीच में तो था ही। और इस बैटल में वेरी मच डच गॉट डिफीटेड, ठीक है। तो डेल्ट अ क्रशिंग ब्लो टू डच एम्बिशंस इन इंडिया। अब ये जो था ये इनका फाइनल ब्लो था, इसके बाद जो डच की थोड़ी बहुत प्रोमिनेंस बची थी इंडिया में वो भी ख़त्म, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड एंग्लो डच वॉर, ठीक है, जो फाइनल रीज़न था डच के फाइनली क्लेम्स, सारे क्लेम्स ख़त्म होने का इंडिया में, ठीक है। देन वैसे भी एक और जो एक लेसर इम्पॉर्टेंट रीज़न आपका ये भी है कि डच जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि इंडिया में हमको एम्पायर बनाना है, ऐसा इनका कोई ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट इसमें था नहीं। उनके मेन कंसर्न्स थे ट्रेड की, हमको ट्रेड करना है, हमको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है,
ठीक है। तो इनके मेन इंटरेस्ट कहाँ पे थे, ये थे स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। अभी हमने ऊपर देखा ना कि इंडोनेशिया में ये स्पाइस का ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, जहाँ से उनको काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट अर्न हो रहा था। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट रीजंस थे डच के विड्रॉल के। पहला आपने देखा कि इंग्लिश और डच के बीच में राइवलरी चल रही है, तो उसकी वजह से दोनों के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट हो गया है ट्रेड को लेके। और एक बार ट्रेड को लेके कंपटीशन क्रिएट हो गया तो सो दैट दोनों को लॉस ना हो, तो वॉरफेयर के बाद 1667 में ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं एंड दे डिसाइड अमंग देमसेल्व्स टू द क्लेम्स टू इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आर.सी. मजूमदार, एच.सी. राया चौधरी और के दत्ता ने लिखी है। तो कुछ एक्सर्प्ट हैं इस बुक के, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है दिस बुक नेम और दीज राइटर्स। बस मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, दैट जो पॉलिसी थी डच की ईस्ट में कि क्या उनको गाइड कर रहा है, उनके दो मोटिव्स थे, ठीक है। पहला मोटिव आपका ये था कि उनको रिवेंज लेना है ऑन द कैथोलिक स्पेन, जो उनका एक एनिमी था उनके इंडिपेंडेंस का, ठीक है। एंड स्पेन का एलाई कौन था, पोर्चुगल। तो डच का पहला मोटिव ये था कि हमको पोर्चुगल से और स्पेन से जो है वो रिवेंज लेना है। एंड उनका दूसरा मोटिव ये था कि हमको कॉलोनाइज करना है और एस्टेब्लिश करने हैं सेटलमेंट्स ईस्ट इंडीज़ में। किस व्यू के साथ, मोनोपोलाइजिंग कॉमर्स इन दैट रीजन। वहाँ पे हमें अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करना है और साथ ही साथ मोनोपोलाइज भी करना है, ठीक है। उनको अपना पहला ऑब्जेक्ट जो उनका मोटिव था वो तो उन्होंने फाइनली गेन कर लिया बाय द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस। बाद में आपने देखा है कि कैसे पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था, तो इंडिया में ये वाला इनका पहला मोटिव जो है वो पूरा हो गया। सेकेंड मोटिव की अगर हम बात करें तो ये मोटिव कहीं ना कहीं इनका जो है वो पूरा नहीं होता है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंग्लिश के साथ इनकी राइवलरी क्रिएट हो जाती है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से इनकी इंग्लिश के साथ राइवलरी थी। लेकिन हाँ, इनका ये जो मोटो है ईस्ट इंडीज़ में, क्योंकि हम सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड करें, जैसे इंडोनेशिया हो गया, साउथ एशिया में आपका इंडिया तो है ही, प्लस आपके जो आर्किपेलागोज हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो ठीक है, इंडिया में भले ही ये मोनोपोलाइज नहीं कर पाए ट्रेड को, बट इन्होंने इंडोनेशिया में डेफिनेटली मोनोपोलाइजेशन कर लिया था ट्रेड का। ओके ओके, let me show you the important Dutch settlements in India. First one, you have your Cochin, okay. Then you have your Colombo, again ये श्रीलंका में है, so you won't consider it in the Indian territory. Then you have your Nagapattam, okay. उसके बाद आप आ जाओ ये ऊपर ये पुलिकट, एंड ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पुलिकट, ठीक है। नागापट्टनम आपका तमिलनाडु में हो गया। देन यू हैव योर मसूलीपट्टनम, अगेन इन आंध्र प्रदेश। देन यू हैव योर चिंसूरा, यहाँ देख रहे हैं आप, दिस इज चिंसूरा। चिंसूरा जो है अभी बांग्लादेश में शो हो रहा है, लेकिन आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, so Chinsura was the part of Bengal only that time, okay. So these are your important Dutch settlements in India. So this is it for the lecture today. Dutch हमने ख़त्म कर दिया है। next lecture में we will be taking up the English East India Company, okay. Thank you.